हेलो एवरीवन, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज रिकर्शन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। याद कीजिए, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके 6 एप्लीकेशंस हैं। उसमें से 5 एप्लीकेशंस हम पहले कर चुके हैं। यदि आपको वो देखने हो तो प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर वो ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ एरिथमेटिक एक्सप्रेशन। सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। थर्ड, कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू प्रीफिक्स। पोस्टफिक्स को रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कहा जाता है, प्रीफिक्स को पॉलिश नोटेशन भी कहा जाता है। फोर्थ, इवैल्यूएशन ऑफ प्रीफिक्स एंड फिफ्थ, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स। यानी कि पॉलिश नोटेशन और रिवर्स पॉलिश नोटेशन को किस तरह से इवैल्यूएट यानी कि सॉल्व करना है। ये सभी के सभी कार्य यानी कि पांचों कार्य हमने स्टैक की मदद से किए हैं, इसीलिए इनको एप्लीकेशन ऑफ स्टैक कहा जाता है। आज हम देख रहे हैं रिकर्शन। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। इसके अंदर हम 4 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जिनमें से एक एप्लीकेशन आज आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आगे की वीडियोस में आपको बाकी के एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। वी स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट रिकर्शन। A procedure यानी कि function that calls itself is called as a recursive procedure। जो भी प्रोसीजर यानी कि जो भी फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है उसे रिकर्सिव प्रोसीजर कहा जाता है। जनरली हम कभी भी फंक्शन से फंक्शन को कॉल नहीं करते। हम फंक्शन के अंदर सिंपल इफ कंडीशन या फॉर लूप लिखकर फंक्शन से रिटर्न करवा देते हैं। लेकिन यदि फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे तो उसे रिकर्शन कहा जाता है। उसकी एक और डेफिनेशन है, अ प्रोसीजर यानी कि अ फंक्शन दैट इन्वॉक्स यानी कि कॉल्स अ सीरीज ऑफ अदर फंक्शंस। अगर यदि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है और दूसरा फंक्शन तीसरे को कॉल करता है, ऐसी एक सीरीज यानी कि एक चेन बनती है। एंड फाइनली इन्वॉक्स द फर्स्ट फंक्शन अगेन, यानी कि ये चेन बनते बनते पहले से दूसरी पर, दूसरे से तीसरी पर, तीसरे से चौथी पर, फिर वापस से चौथी से तीसरी पर, तीसरे से दूसरे पर और दूसरे से पहले पर आ जाए, देन इट इज कॉल्ड एज अ रिकर्सिव फंक्शन। द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस इज कॉल्ड एज रिकर्शन। यानी कि फंक्शन अपने आप को भी कॉल कर सकता है और एक फंक्शन दूसरे को कॉल करके फिर वापस अपने आप को भी कॉल कर सकता है, तो ये भी रिकर्शन कहलाता है। तो एक लाइन में ये बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है। सो व्हेन अ फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द सेम और अनदर फंक्शन, देन रिकर्शन कैन बी यूज्ड। यदि एक फंक्शन दूसरे पर आधारित है या फिर एक फंक्शन अपने ऊपर ही आधारित है, तो इसे हम रिकर्शन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और रिकर्शन का यूज करके इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, कंसीडर 4 फंक्शंस namely f1, f2, f3 and f4 called by the main function। आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत मेन से होती है और मेन फंक्शन ने सपोज ये 4 फंक्शंस को किसी सीरीज में कॉल किया, जो अभी हम देखेंगे। तो इस केस में हम रिकर्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ये फंक्शन कॉल्स होंगे, व्हेन दीज फंक्शन कॉल्स अकर्स, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग स्टैक। इनको हम स्टैक की मदद से रिप्रेजेंट कर सकेंगे, बिकॉज द फंक्शन कॉल्स आर मेंटेन्ड इन लीफो ऑर्डर। जो फंक्शन के कॉल्स होते हैं वो लीफो यानी कि स्टैक के फॉर्म में ही मेंटेन होते हैं। अभी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आप ये देखिएगा। सपोज मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन ने कॉल किया हमारे एक दूसरे फंक्शन को जिसका नाम है f1। तो आप देखिए स्टैक के अंदर मेन है और उसने जब f1 को कॉल किया तो मेन के ऊपर f1 आ जाएगा। अब इसके बाद सपोज f1 ने कॉल किया f2 को, तो हमारे स्टैक के अंदर मेन और f1 पहले से ही हैं। उसके ऊपर एक दूसरा फंक्शन कॉल हो जाएगा, दैट इज f2। अब सपोज f2 ने कॉल किया f3 को, f3 फंक्शन को कॉल किया जाता है, तो स्टैक के अंदर 3 फंक्शंस ऑलरेडी हैं। उसके बाद f3 को कॉल किया जाएगा तो वो स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पुश ऑपरेशन रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, जिसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि एक के बाद एक फंक्शंस को कॉल किया गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर f2 एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक f3 एग्जीक्यूट नहीं होता।
सिमिलरली F1 एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक F2 और F3 एग्जीक्यूट नहीं होते। सिमिलरली आपका मेन प्रोग्राम भी, मेन फंक्शन भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक F1, F2 और F3 एग्जीक्यूट नहीं होते, क्योंकि वो स्टैक के अंदर नीचे की तरफ हैं। नाउ अज्यूम कि हमारा F3 फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। तो जब F3 एग्जीक्यूट होकर कंप्लीट होगा तो उसे पॉप किया जाएगा, यानी कि वो निकल जाएगा और वो रिटर्न करेगा वापस से F2 की ओर। यानी कि अब F2 का जो बाकी का हिस्सा है एग्जीक्यूट होने वाला, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और सपोज F2 का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो वो भी स्टैक में से पॉप किया जाएगा और सपोज ये रिटर्न करता है वापस से F1 की तरफ। अब F1 का जो बाकी का हिस्सा है वो एग्जीक्यूट होगा और वो भी आपके स्टैक में से पॉप हो जाएगा, यानी कि निकल जाएगा और फाइनली वो मेन की तरफ जाएगा। अब आपका मेन का बाकी का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, बट अज्यूम कीजिए मेन ने जिस प्रकार F1 को कॉल किया था और जब F1 से वापस से ये रिटर्न आ गया, अभी जो आप देख रहे हैं, तो अब इसके बाद सपोज इसने एक और फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम है F4। तो मेन के ऊपर F4 पुश किया जाएगा। अब F4 का एग्जीक्यूशन होगा। सपोज F4 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो वो भी स्टैक में से पॉप किया जाएगा और वो रिटर्न कर देगा वापस से मेन फंक्शन की तरफ। और आपका मेन का भी एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो जाता है वो भी स्टैक में से पॉप हो जाएगा। यानी कि पुश और पॉप ऑपरेशंस की मदद से आपके फंक्शन कॉल्स होते हैं। तो ये एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है आपके रिकर्शन का, जिसमें एक फंक्शन ने दूसरे फंक्शन को कॉल किया, दूसरे फंक्शन ने तीसरे को कॉल किया, तीसरे फंक्शन ने चौथे फंक्शन को कॉल किया और ये रिटर्न होता गया। To find the solution of a large problem, we can divide it into one or more sub-problems of a similar nature but smaller in size. यदि आपको किसी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है तो आप उसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कीजिए, जिनको प्रॉब्लम का सब प्रॉब्लम कहा जाएगा। एंड इट मस्ट बी ऑफ अ सिमिलर नेचर, यानी कि उनकी प्रकृति बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बट दे शुड बी स्मॉलर इन साइज। नेक्स्ट लाइन में देखिए, we continue to find the solution of these sub problems by dividing them again and again. हम इन प्रॉब्लम्स का, जो छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका सॉल्यूशन फाइंड करते जाते हैं और उनको कंटिन्यूअसली डिवाइड भी करते जाते हैं इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स until it reaches the simplest case, जब तक वो सिंपलेस्ट केस तक नहीं पहुंच जाता। इसका सिंपल उदाहरण इस तरह से समझिए, आपने एक स्टोरी जरूर सुनी होगी कि एक पिता ने अपने बच्चों को एक लकड़ी का गट्ठा दिया और बोला कि इसे तोड़ो, तो वो बच्चे नहीं तोड़ पाए। तो बोला कि अब इसे डिवाइड करो, इसे फिर डिवाइड करो, इसे फिर डिवाइड करो। वो डिवाइड करते गए और जब तक एक एक लकड़ी बच गई उसे तोड़ना बहुत आसान हो गया। ये सिंपल क्या एग्जाम्पल बताता है? ये यही बताता है कि प्रॉब्लम को छोटी छोटी करके डिवाइड किया गया एंड फाइनली प्रॉब्लम को सॉल्व यानी कि ब्रेक किया गया। तो यही चीज हम रिकर्शन की मदद से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो एवरी रिकर्सिव प्रोसीजर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आपका जो रिकर्शन होता है उसके दो हिस्से होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बेस केस, बेस केस का मतलब होता है जहां पर आपका रिकर्शन एग्जीक्यूट होना बंद हो जाए। तो बेस केस के लिए दिया गया है, दिस इज द स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम ऑब्टेन्ड विच कैन बी प्रोसेस्ड विदाउट रिकर्शन। जब आप रिकर्शन करते 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 बेस केस तक पहुंच जाते हैं तो आपको फिर रिकर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती एंड वो जो है वो सबसे छोटी सब प्रॉब्लम होती है। सो इट टेल्स अस डायरेक्टली व्हाट द आंसर इज। हम उसे देखकर डायरेक्टली अपना आंसर लिख सकते हैं। और ये ध्यान रखिए कि आपके रिकर्शन के अंदर एक या एक से ज्यादा बेस केसेस हो सकते हैं। दूसरी बात, रिकर्सिव केस, इन दिस we divide the particular problem into one or more sub problems by making progress towards the base case। यानी कि आपको बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करना है, छोटी प्रॉब्लम को अगेन छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करना है, अगेन छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करना है। यानी कि आप प्रोग्रेस कहां से कहां तक कर रहे हैं, रिकर्सिव केस से लेकर बेस केस तक, ताकि आपको स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम मिल जाए। तो प्रोग्रेस इज फ्रॉम द रिकर्सिव केस towards the base case,
जिस प्रकार आपके बेस केस एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, सिमिलरली यहां पर दिया गया है दैट देयर मे बी वन और मोर देन वन रिकर्सिव केसेस ऑल्सो। आपके रिकर्सिव केस भी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं आपके फंक्शन के अंदर। Types of recursion. There are two types of recursion. First is preemptive recursion. Here the function calls itself again and again. आप देखेंगे हम अपने एग्जांपल्स में देखने वाले हैं प्रीएम्प्टिव रिकर्शन, जिसमें फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है। और जनरली आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे, यानी कि आप फंक्शन के कोड के अंदर फंक्शन का नाम वापस से लिखेंगे। तो एग्जांपल्स हैं जहां पर फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है। फैक्टोरियल, हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल काउंट कर सकते हैं। हेमचंद्र सीरीज, हेमचंद्र सीरीज यानी कि जिसमें नेक्स्ट नंबर प्रीवियस टू नंबर्स का एडिशन होता है, जिसे आप सभी फिबोनाची सीरीज के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम हेमचंद्र सीरीज है। बाइनरी सर्च, सीक्वेंशियल सर्च से बिल्कुल उल्टी तरीके से ये काम करता है, जिसमें सर्चिंग एफिशिएंसी काफी गुना बढ़ जाती है। एंड द फोर्थ इज टावर ऑफ हेनोई। ये चार एग्जाम्पल जो हैं ये प्रीएम्प्टिव रिकर्शन के हैं। और दूसरे प्रकार का रिकर्शन है जिसका नाम है नॉन प्रीएम्प्टिव रिकर्शन। हियर द फंक्शन बिकम्स एन आर्ग्यूमेंट इन अ कॉल ऑफ द फंक्शन। और इसका एग्जाम्पल है एक्करमैन फंक्शन। फंक्शन जब आप कॉल करेंगे तो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के अंदर हम वापस से फंक्शन कॉल लिखेंगे। तो ये एक अलग चीज है जिसका एग्जाम्पल है एक्करमैन फंक्शन। Please note, do not use recursion to pass large amount of data to the function. कभी भी फंक्शन के अंदर आप लार्ज डेटा पास मत कीजिए। रिकर्शन इंप्लीमेंट करने की वजह से आपके फंक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी नंबर का यदि फैक्टोरियल काउंट करना है, तो फॉर एग्जांपल 5, 6 या फिर 10 तक का फैक्टोरियल काउंट करना सही है। लेकिन यदि मैं चाहता हूं कि मुझे 100 का फैक्टोरियल काउंट करना है, तो 100 इज अ वेरी बिग नंबर, उसका फैक्टोरियल काउंट करना सही नहीं है बाय द यूज ऑफ रिकर्शन। तो उसके अंदर आप नॉन रिकर्सिव प्रोसीजर्स यानी कि विदाउट रिकर्शन आप वो कैलकुलेट कीजिए। सो रिकर्शन शुड नॉट बी यूज्ड टू पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इनसाइड द फंक्शन, तो आपके प्रोग्राम की स्पीड इससे स्लो हो जाएगी। आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल रिकर्शन का, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। Factorial function, it is an example of recursive procedure. To find the factorial of an integer n, we can write as below. यदि मुझे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल काउंट करना हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इक्वल टू n मल्टीप्लीकेशन n माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन n माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन n माइनस 3 एंड सो ऑन till multiplication of 3, multiplication of 2, multiplication of 1. ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0 नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो आपका फाइनल आंसर 0 बन जाएगा। सो वी हैव टू गो फ्रॉम n टू 1। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यदि 6 का फैक्टोरियल काउंट करना है, तो फॉर एग्जाम्पल n इज 6, तो 6 इंटू 6 माइनस 1 दैट इज 5, 5 into 5 minus 1 that is 4, 4 into 4 minus 1 that is 3, 3 into 3 minus 1 that is 2, 2 into 2 minus 1 that is 1, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलता है that is the factorial of 6. It is written as, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि n factorial equal to 1 when n equal to 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब n की वैल्यू 0 होती है तो आपका फैक्टोरियल होता है 1। याद रखिएगा 0 फैक्टोरियल इज 1 अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं उसमें 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आती है। एंड n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस 1 इफ n इज ग्रेटर देन 0। यानी कि n फैक्टोरियल क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 जो ऊपर सीरीज में दिया गया है, यदि n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। ग्रेटर देन 0 यानी कि क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एनी इंटीजर। यानी कि आप कोई भी इंटीजर वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कैलकुलेशन होगा। लेकिन यदि आप 0 देंगे तो उसका फैक्टोरियल सीधा 1 डिस्प्ले हो जाएगा। This can be represented as below for n equal to 5 factorial. Suppose हम कहें कि मुझे 5 का फैक्टोरियल काउंट करना है, तो आप उसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकेंगे,
5 इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड 5 इंटू 5 माइनस 1 क्या बनेगा, 4 इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। अगेन 4 माइनस 1 क्या बनेगा, 3 इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। अगेन 3 माइनस 1 क्या बनेगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। अगेन 2 माइनस 1 क्या बनेगा, 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 1 माइनस 1 इज 0। तो आप देखिए 0 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 0 फैक्टोरियल इज 1, क्योंकि ऊपर आप देखिए हमने पहले ही बता दिया है कि 0 फैक्टोरियल इज 1, तो ये बनेगा 1। और अब आप मल्टीप्लाई करते जाइए ऊपर से सभी नंबर्स को। सो 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 2 इज 6, 4 into 6 is 24, and finally 5 into 24 is 120. So the factorial of 5 is 120. Let us see the code. कोड की मदद से ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। सपोज ये आपके सामने प्रोग्राम दिया है, आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से शुरू होता है, आप सभी जानते हैं। सबसे पहले आपकी हेडर फाइल्स आती हैं, #include stdio.h, #include conio.h। आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से शुरू होता है, void main, ओपनिंग ब्रैकेट्स, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कीजिए, int n, f। n यानी कि जिसका फैक्टोरियल मुझे काउंट करना है, और f यानी कि जो उस नंबर का फैक्टोरियल हमारा आंसर कैलकुलेट होगा। printf, एंटर द नंबर टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। यूजर को एक ये मैसेज दिखाई देगा कि आप किसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। scanf %d %n, यूजर वहां पर कोई भी नंबर पास करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो n के अंदर 5 आएगा। f इक्वल टू फैक्ट ऑफ n, ध्यान दीजिए फैक्ट इज द फंक्शन नेम, और उसके अंदर n पास होगा यानी कि 5 पास होगा, तो इसकी वजह से आपके फंक्शन को कॉल किया जाएगा int फैक्ट ऑफ int n। वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंटीजर, क्योंकि फंक्शन अपने आप को वापस से कॉल करेगा और फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो फैक्ट ऑफ int n यानी कि फैक्ट ऑफ 5, यहां पर n की वैल्यू आ जाएगी 5। अब यहां से हमारे फंक्शन का एग्जीक्यूशन शुरू होता है, ओपनिंग ब्रैकेट्स, इफ n इक्वल इक्वल टू 0, n की वैल्यू है 5, 5 इक्वल इक्वल टू 0, नो, तो ये ट्रू पार्ट के अंदर नहीं जाएगा, एल्स पार्ट के अंदर जाएगा। ओपनिंग ब्रैकेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, रिटर्न n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1। आप देखिए n की वैल्यू है 5, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट ऑफ n माइनस 1, फैक्ट है फंक्शन का नाम, और उसके अंदर n माइनस 1 पास होगा। व्हाट इज n? n इज 5, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4, तो ये पास होगा फैक्ट ऑफ 4। और ये एक फंक्शन कॉल है, और ये कौन सा फंक्शन कॉल है, इसी फंक्शन का कॉल है। तो आप देखिए फंक्शन का नाम ऊपर भी फैक्ट है जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, और ये जो कॉल किया है ये भी फैक्ट ऑफ n माइनस 1 है। तो अब 4 पास होगा, पहले 5 पास हुआ था, अब 4 पास होगा, तो अब ये इसी फंक्शन को कॉल करेगा, तो int फैक्ट ऑफ int n यानी कि int फैक्ट ऑफ 4। तो अब 4 पास होगा, अगेन चेक कीजिए, इफ n इक्वल इक्वल टू 0 यानी कि इफ 4 इक्वल इक्वल टू 0, यू नो दैट 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये एल्स पार्ट के अंदर जाएगा। ओपनिंग ब्रैकेट्स, रिटर्न n की वैल्यू है 4, 4 इंटू फैक्ट ऑफ 4 माइनस 1 यानी कि फैक्ट ऑफ 3, तो आप देखिए फैक्ट ऑफ 4 इंटू 4 माइनस 1 कॉल हो गया। तो अगेन int n की वैल्यू हो गई 3, बिकॉज 4 माइनस 1 इज 3, तो अब ये वापस से फंक्शन के अंदर जाएगा। इफ n इक्वल इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ n इज 3, 3 इक्वल इक्वल टू 0, नो, अगेन एल्स पार्ट के अंदर जाएगा। ओपनिंग ब्रैकेट्स, रिटर्न n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, n इज 3, 3 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो अगेन ये वापस से कॉल करेगा int फैक्ट ऑफ int n यानी कि n की वैल्यू है 2, अगेन फंक्शन के अंदर जाएगा। 2 इक्वल इक्वल टू 0, कंडीशन चेक कीजिए, नो, एल्स पार्ट के अंदर जाएगा। अगेन रिटर्न 2 इंटू फैक्ट ऑफ 2 माइनस 1, फैक्ट ऑफ 2 माइनस 1 यानी कि फैक्ट ऑफ 1, अब ये 1 पास करेगा। अगेन कंडीशन चेक होगी, इफ 1 इक्वल इक्वल टू 0, नो, अगेन एल्स पार्ट के अंदर जाएगा। अगेन रिटर्न 1 इंटू फैक्ट ऑफ 1 माइनस 1, फैक्ट ऑफ 1 माइनस 1 यानी कि फैक्ट ऑफ 0, अगेन फैक्ट ऑफ 0 कॉल करने की वजह से वापस से फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो आप देखिए int n, तो अब यहां पर 0 पास होगा, n की जगह पर 0 कॉल हुआ,
ब्रैकेट्स ओपन, इफ 0 इक्वल टू 0, अपने आप से पूछिए 0 इक्वल टू 0, यस कंडीशन इज ट्रू, ओपनिंग ब्रैकेट्स, रिटर्न 1। अब इसने 1 रिटर्न किया और 1 रिटर्न करने की वजह से ध्यान दीजिए 0 का फैक्टोरियल 1 आया है। अगेन ये एग्जीक्यूट करेगा, सबसे ऊपर वाला पार्ट 1 इंटू 1 दैट इज 1, नेक्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट करेगा 2 इंटू 1 दैट इज 2, अगेन ऊपर का पार्ट एग्जीक्यूट करेगा 3 इंटू 2 दैट इज 6, नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा 4 इंटू 6 दैट इज 24, एंड फाइनली 120। जब ये फंक्शन के बाहर आएगा तो सेम स्टेटमेंट जो आपके मेन प्रोग्राम के अंदर थी, f इक्वल टू फैक्ट ऑफ n, तो f के अंदर 120 रिटर्न हो जाएगा, प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज d इज परसेंटेज d, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ n इज f, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो इस तरह से आपका 120 डिस्प्ले हो जाएगा, इसे पॉप किया जाएगा आपके स्टैक में से। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल बाय यूजिंग रिकर्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू प्रिंट द हेमचंद्र सीरीज, एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी सर्च एज वेल एज टावर ऑफ हेनोई। थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।